आज हम ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर क्लास 8 भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीवन और संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भूमि, मृदा, जल ये तीनों ही क्या है? प्रकृति संसाधन है और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कहानी दिया हुआ है। कहानी में क्या बोल रहा है कि तांजानिया, जो कहाँ है? अफ्रीका के एक छोटे गांव में मम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वो घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। पूरे परिवार के पास उनकी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं और ये भी उनके परिवार के साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ मम्बा नाम की एक लड़की के बारे में बात हो रही है, जो कि क्या करती है? वो अपने घर के कामों में काम बटाती है और पानी लाने के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और अपने भाई के साथ बकरी चलाती है। और क्या करती है? और वो जो उनके पिताजी है कुछ उगाते हैं मक्का और सेम, वो भी इतना नहीं उग पाता है कि वो पूरा साल चल सके। आइए यहाँ पे कुछ दिखाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ? कुछ करके सीखते हैं। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा, प्रकार तथा जल उपलब्धता के परीक्षण करें। अपने आसपास में रहते हैं वहाँ की आप बारे में पता करें कि मिट्टी कैसी है, भूमि कैसी है और जल कैसा है। अपनी कक्षा में चर्चा करें किस प्रकार के लोग जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। यानी कि मिट्टी, जल, भूमि यहाँ जहाँ आप रहते हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। अब एक तरफ पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उनका परिवार प्रकरण करने के लिए कारखाना चलाता है। और प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वो अपने चाचा अपनी भेड़ों को देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ वो बड़ा कुछ दूरी पहाड़ियों पर लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहीं नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया गया है। पीटर का परिवार जैविक कृषि के द्वारा सब्जियां भी उगाता है। यहाँ पर दो लोगों की कहानी के बारे में बताया गया है। एक कहानी है जो कि मम्बा, जो एक छोटे से गाँव में रहती है और उसका जीवन काफ़ी कठिन है और कोई भी प्रौद्योगिकी वहाँ तक नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा दिखा रहा है पीटर, जो कि उसका क्या है? भेड़ों का एक बाड़ा है और पहाड़ से थोड़ा सा दूर में एक घास के मैदान पे स्थित है और नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका प्रबंधन किया गया है। और उनका जो पिताजी है वो जैविक कृषि से सब्जियां उगाते हैं। मम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, यानी मम्बा और पीटर दोनों अलग अलग जगह में रहते हैं। पीटर कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड में। और मम्बा कहाँ रहती है? तंजानिया, अफ्रीका में। विश्व के दो विभिन्न स्थानों पर रहकर उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ये भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी उपयोग की भिन्नता के कारण है। इस स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण है इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता। यहाँ पर हम क्या करेंगे? दो लोगों की कहानी, एक पीटर और मम्बा, दोनों लोगों में रहने का तरीका में अंतर है, क्योंकि वहाँ के जो संसाधन है कि जो उपलब्धता है, जो संसाधन वहाँ उपलब्ध हो रहे हैं वो दोनों में ही अंतर है। चलिए आगे। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के 30% भाग पे रहती है? आप तो पहले भी पढ़े होंगे, पहले की कक्षा में पढ़े होंगे कि जो 70% भूमि है वो किस तरह से है? शेष 70% भूमि पर तो विरल जनसंख्या और वो निर्जन है। मतलब विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के 30% भाग में ही रहती है। यानी कि विश्व में जितनी भी जगह है उसमें 30% लोग रहते हैं और बाकी शेष 70% जनसंख्या रहने लायक नहीं है। मतलब बहुत ही कम जनसंख्या वहाँ के लोगों में रहते हैं। आइए अब हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा भूमि, उसके बारे में पढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग के आवास योग्य नहीं है। यहाँ पे क्या बोला? ये कौन सा चैप्टर है? भूमि। अब भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो भूमि कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पे? 30% भाग पे। लेकिन 30% भाग पे हम लोग रह नहीं सकते क्योंकि वो रहने के योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न जनसंख्याओं में
असमानता पाई गई है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के बीच ढाल, जलक्रंत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्य विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों कृषि के लिए उपयुक्त भूमि पर, इसलिए इस स्थान पर विश्व के सघन क्षेत्र पाए जाते हैं। आप देखते होंगे जहाँ नदी है वहाँ बहुत सारे लोग बसे हुए रहते हैं। नदी इस स्थान पर जहाँ पे आसपास के नदी है, उर्वरक मैदान है, वहाँ पे काफ़ी जनसंख्या रहती है। लेकिन जहाँ पर पर्वत है, ढाल है, निर्जन मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या कम रहती है, क्योंकि वहाँ का जीवन ही कठिन हो जाता है। भूमि उपयोग। अब भूमि का उपयोग कहाँ हम करते हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूमि उपयोग। देखिए, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग हम किस कार्य के लिए किए जाते हैं? उसके लिए हम सभी चीज़ तो हम लोग भूमि पे ही करते हैं ना, आसमान पे तो करते नहीं हैं। इसीलिए हम लोग सभी चीज़ भूमि पे ही करते हैं, जैसे वानिकी, खनन, सड़क, उद्योगों की स्थापना, स्थानांतरण भूमि का उपयोग करते हैं। क्या आप मंबा और पीटर के परिवारों के भूमि का उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? ये देखिए, बना लीजिएगा सूची, क्योंकि वो दोनों अलग रहते हैं। मंबा के जो रहने का तरीका, पीटर का जो रहने का तरीका है, वो कम संसाधन में ही गुजारा कर रहे हैं। जो भी उगा रहे हैं वो साल भर भी नहीं उगा रहे हैं, जबकि पीटर के पिताजी नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छा खासा उगा पा रहे हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों को निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भूमि उपयोग की प्रतिरूप महत्वपूर्ण निर्धारक है। हम भूमि का उपयोग जैसे प्रकृति कारण से वहाँ की स्थलाकृति, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज कैसा है, जल कैसा है, उसके अनुसार, और लोगों का मानवीय कारक, मतलब लोग वहाँ पर जनसंख्या कैसा और कैसा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वहाँ के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इसी सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि साझा संपत्ति भूमि किसे कहते हैं? साझा संपत्ति भूमि किसे कहते हैं? तो यहाँ जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, ये सामुदायिक भूमि का साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों की सामुदायिक भूमि और व्यापारिक क्षेत्र बनने में नगरीय क्षेत्र को घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि बनाने का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मतलब कह रहे हैं कि दिन पर दिन जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और सदैव बढ़ती ही रहती है, लेकिन हमारा भूमि जनसंख्या के अनुसार नहीं बढ़ रहा है, वो तो सीमित ही है। और लोग भूमि के अनुसार, उनके गुणवत्ता के अनुसार उनका उपयोग भी अलग अलग करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने में और ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी भूमि है उसे कृषि योग्य बनाने में अलग अलग तरीक़ों से हस्तक्षेप कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ करके सीखना है, देख लीजिए। अपने घर के पड़ोस कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में भूमि के उपयोग के परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित करें। प्राप्त जानकारी में अपनी कक्षा को सूचना पट पर प्रदर्शित करें। यानी कह रहा है कि आज जो हम भूमि देख रहे हैं, जगह जगह पे घर, बिल्डिंग, मकान, बड़े बड़े इमारत, ये सारा रोड, ये क्या पहले भी ऐसे थे? तो इसके बारे में अपने आप बड़ों से पूछ सकते हैं और उसके बारे में एक अच्छा सा सूचना पट तैयार करके स्कूल में जाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हम भूमि का उपयोग किस तरह दिन पर दिन अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ाते जा रहे हैं। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं।
वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रयास के कारण निम्नीकरण, भू संकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय परिवर्तन के लिए प्रमुख खतरा है। आज जिस तरह से हम जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जिस तरह से हम केमिकल खाद कृषि को अनाज को ज़्यादा उगाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते जा रहे हैं, उस तरह से हमारा जो मिट्टी अपरदन होते जा रहा है और पर्यावरण के लिए एक खतरा बनते जा रहा है। आप देखते होंगे कभी कभी अचानक बाढ़ आ जाता है, अचानक सूखा पड़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप के कारण ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको 4 शहर दिखा रहा है, 4 घर दिखा रहा है, जो कि अलग अलग तरीके से दिख रहा है। ये गांव का घर है, ये थोड़ा डेवलप है, ये शहर इससे ज़्यादा डेवलप है। और देखिए समय के अनुसार कैसे परिवर्तित, ये पहले का गांव है, ये अब का गांव है। हर जगह पक्की सड़कें हैं, जिसके कारण भूमि के अंदर जल भी नहीं जा पा रहा। और ये देखिए यहाँ 2 गाड़ियाँ था, 2 से 10 गुना, जनसंख्या के अनुसार 10 गुना अधिक गाड़ियाँ हो गए, बिल्डिंग हो गए। और इस तरह से हम पूरे जंगलों को सफाई करके सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर ही ध्यान दे रहे हैं। इससे ये हमारे भूमि को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण ये सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। भू संकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बनते जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि का योग भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। दिन पे दिन हमारा जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और उसके बढ़ते जनसंख्या कर लोग अगर एक कमरे में रह रहे, 2 कमरे में रह रहे, 4 लोग हो गए तो उसके लिए 8 कमरा बनाओ। इस तरह से हम जनसंख्या तो बढ़ती जा रहा है, वन भूमि कृषि योग की भूमि को पैमाने पर विनाश हुआ। और जिसके कारण हम जिस तरह से पेड़ों का कटाई कर रहे हैं, जिस तरह से जंगलों का समापन कर रहे हैं, इसका बहुत ही आगे चल कर के विनाश होने वाला, होते भी आ रहा है। इस प्रकृति संसाधन को समाप्त होने का डर भी हो गया है। इसका विनाश वर्तमान दर की आवश्यक इसलिए इसका विनाश वर्तमान दर की आवश्यक को रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों विनियमित का उपयोग तथा अतिचारण पर रोक भूमि संरक्षण के कुछ समान तरीके हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप भूमि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो हम भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए क्या करेंगे, वनारोपण, वन को ज़्यादा लगाएंगे। जगह जगह पर एक पेड़ काटने, एक दरवाजा खिड़की बनाने के लिए हम 1 2 4 पेड़ को काट ही देते हैं। अब वो एक पेड़ तुरंत तो हो नहीं जाता है, एक पेड़ को उगने में काफ़ी समय लगता है। इससे अच्छा जब हम एक पेड़ काटें तो हम उससे पहले 2 पेड़ लगाने, 10 पेड़ लगाने के बारे में सोचें। और इसके आगे इसके सभी को इससे प्रेरित करें कि आप भी पेड़ लगाएं अपने आसपास। और रासायनिक कीटनाशकों, जो हम खेती को बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशक डालते, उससे भी हमारी भूमि की जो मिट्टी है, उर्वरता शक्ति है, वो खराब हो उसे रोके। अतिचारण, पशुओं को चराने के लिए अलग से व्यवस्था करें। बहुत ज़्यादा चारण पशु जो चर जाते हैं उससे भी नुकसान पहुंचता है। अब हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, मिट्टी। मृदा जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग मिट्टी भी बोलते हैं, इंग्लिश में सोइल भी बोलते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का आवरण, पृथ्वी के पतली परत मृदा कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन पड़ता है कि मृदा किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत ही मृदा कहलाती है। यह भूमि के निकट जुड़ी हुई है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार भी निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों के प्रति खनिज अथवा जल पदार्थ है। भूसंकलन, भूसंकलन के बारे में तो आप अक्सर सुनते होंगे कि भूसंकलन, यहाँ भूसंकलन हो गया, वहाँ भूसंकलन हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। भूसंकलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल के गिरने की मिट्टी बृहद संचालनों पर परिभाषित किया गया है। यह प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा भूसंकलन होती है। यह नदियों के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देती है। नदियाँ अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से नीचे की घाटियों का विध्वंस आ जाता है और पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्रकृति आपदा है।
जो जीवन के प्रति आघात को पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भू संकलन हुआ है एक यहाँ के चित्र में। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों भू संकलन क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? मानवीय हस्तक्षेप, जो आजकल हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। और ये कब आता है? भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, ये और भूसंकलन ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में। जिस तरह से हम पहाड़ को काट करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहाड़ को काट के सौंदर्यीकरण के नाम पर और उसको बर्बाद कर रहे हैं, उस तरह से ये भूसंकलन वहाँ आम बात हो गया है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रिकांग पियो के निकट में पंजी गांव में बड़े भूस्खलन का कारण राष्ट्रीय मार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया। ये भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास क्षेत्रों में क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी भी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वस्तु स्थिति अध्ययन, जो ऐसा घटना घट चुका है हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। वहाँ मैं भी गई हूँ, आपको भी जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ का जो मकान बनाया जा रहा, टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा, लगातार पहाड़ों को स्पीड से काटा जा रहा है। अब पहाड़ से अधिक घर दिखने लगे हैं। और यहाँ पर बात हो रहा है कहाँ? पियो के निकट पंजी गांव के भूसंकलन हुआ। और ऐसा भूसंकलन हुआ कि ये राजमार्ग हमेशा के लिए ही बंद हो गया और ये 200 मीटर तक सड़क नष्ट हो गया। और तीव्र विस्फोटन के कारण ढाल कमजोर क्षेत्र का नीचे गिर गया। आज आप देख रहे होंगे पंजाब में इतना ज़्यादा बाढ़, हिमाचल की मंडी पूरी तरह से बह गई। ये सारा क्या है? ये चाहे 2013 का उत्तराखंड में इतने विस्तृत बाढ़, केदारनाथ मंदिर में, तो ये सब हमारे ही हस्तक्षेप के कारण हम लोग इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया और इतना ज़्यादा प्रकृति हस्तक्षेप कर चुके हैं कि आज हम उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। आप हाल में ही न्यूज़ में सुने, पंजाब में कितना बाढ़ आ गया, कितने मवेशी लोग मर गए, कितने इंसान लोग। हिमाचल प्रदेश मंडी, जो कि पूरी तरह से वहाँ का लकड़ी जंगल बह गया। ये सारा कुछ हमारा ही हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। और यहाँ पर ही एक स्थिति के बारे में दिया, जिसे बचाने के लिए, पंजी गाँव को बचाने के लिए क्या किया गया? संभावित मानव विनाश को बचाने पूर्ण रूप से खाली कराना पड़ा। जहां हम थोड़ा में गुजारा कर सकते थे, लेकिन हम अपने ही के कारण वो गांव को पूरी तरह से खाली करना पड़ गया। अब न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली कि भूसंकलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना। भूसंकलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भूसंकलन के उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनको प्रबंधन कैसे किया जाता है और भूसंकलन को रोकने की क्या विधियाँ हो सकती है। भूसंकलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करें और इस प्रकार के क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने के बचने के लिए प्रतिदर दीवार का निर्माण करें। ये हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भूसंकलन को रोकने के लिए प्रतिदारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। भूसंकलन को रोकने को सबसे प्रभावी तरक है वनस्पति आवरण विधि। इसके में हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ताकि जो पेड़ का जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रोके और भूसंकलन को रोका जा सके। सतही अफवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को निश्चित करने के लिए पृष्ठीय आवरण निरंतर कार्य की क्रियान्वित किया। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर एक चित्र भी दिया हुआ है कि कैसे ये प्रति दीवार बनाया गया भूसंकलन को रोकने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये मिट्टी कैसे बनता है। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये मिट्टी का जो ये यहाँ पर ये इससे भी क्वेश्चन बनता है काफ़ी
ये मिट्टी का जो दिया हुआ है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, मिट्टी की जो परत है उसे क्या कहते हैं। जैसे पहला लेयर वो क्या होता है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। इसके पहले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। उसके दूसरी लेयर को क्या बोलते हैं, भूमिगत ग्ले के साथ उपमृदा। और इसको हम क्या बोलते हैं, अपक्षयी चट्टानी पदार्थ। और नीचे के लिए क्या बोलते हैं, जनक चट्टानी। जो सबसे नीचे में रहता है, आपको याद करने के लिए याद होगा, जो जनक होता है वो नीचे ही रहता है। और उसके इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है मिट्टी को। और पहला है जनक चट्टाने, अपक्षयित चट्टाने, बालू गलित के साथ और ह्यूमस वनस्पति के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया है, इसे भी पढ़ना लेना चाहिए, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तापमान परिवर्तन अपक्षय क्या है। तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया, पौधे, परमाणु और मनुष्य क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना। अपक्षय क्या है, सेलों का टूटना और क्षय होना। हमेशा याद रखिएगा क्या होता है कि तापमान परिवर्तन, तापमान में जो परिवर्तन आता है, और पौधे, प्राणी, मनुष्य के क्रियाकलाप, हम लोग जो उस जंगल को जो क्रियाकलाप करते हैं, जिस तरह विस्तार से काटते हैं, और अनावृत सेल का टूटना, जैसे पहाड़ को टूटना को ही हम क्षय करते, यही हमारा क्या है, अपक्षय है। और ये मृदा परिच्छेदिका है, जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया। चट्टान, जनक चट्टाने, अपक्षयी चट्टाने पदार्थ, बालूगात किले के साथ उपमृदा, ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। अब हम आगे की पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि केवल एक सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। हम लोग तो इतना स्पीड से सब चीज़ को बर्बाद करते जा रहे हैं, लेकिन आपको कभी पता है कि ये जो हम लोग मिट्टी देखते हैं, उसको 1 सेंटीमीटर बनाने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर जो ऊपर की लेयर बनता है, तभी भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव का पदार्थों की सभी मिश्रण को मृदा उपजाऊ बनता है। उपक्षय हम लोग ऊपर ही पढ़े थे कि अपक्षय क्या होता है, चट्टानों का टूटना। यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, देखिए, इसमें अच्छे से बताया गया है। मृदा, ये हमारा मिट्टी है। अब इसके निर्माण के बारे में बताया गया। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो पहला क्या है, जनक। जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और परमाणु को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। यानी कि मिट्टी बनने के लिए वहाँ का तापमान और किस तरह का पानी हो रहा है, पानी बरस रहा है, वो ह्यूमस का निर्माण को दर को प्रभावित करती है। वनस्पति, पर्णिजैत सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वहाँ का वनस्पति कैसा है, लोग कैसे हैं, और वहाँ के सूक्ष्म जीव जो ह्यूमस का निर्माण करने में काफ़ी मदद करते हैं। फिर उच्च तुंगता और ढाल मृदा संचय को निर्धारित करते हैं। और समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। और समय के अनुसार जो मिट्टी की जो मृदा परिच्छेदिका है, उसकी मोटाई को निश्चित करती है, जो कि हम ऊपर में भी यहाँ पर देख चुके हैं। ये हमारा क्या है, मृदा परिच्छेदिका है। अब हम पढ़ते हैं मिट्टी के निर्माण के कारण, यानी मृदा के निर्माण के क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल के स्वरूप। क्या है, जनक सेल के स्वरूप है। और जनक जलवायु की कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थल कृति, जैसे जैव पदार्थ की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन का लगा समय है, कितना समय लगा है, उसके अनुसार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भिन्न है। यहाँ पर मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय हैं कि मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्रकृति दोनों ही कारक से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक उपयोग है। वर्षा, दोहन, भू संकलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मृदा निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय। तो मृदा निम्नीकरण के कारण क्या हो सकते हैं, मृदा निम्नीकरण, मृदा अपरदन और क्षीण तीव्रता संवहन 2 कारण हो सकते हैं। और ये कारण जरूरी नहीं कि मानवीय हो, मानवीय और प्रकृति दोनों ही हो सकते हैं। और सबसे बेसी क्या है, मानवीय कारण क्या है, वनोन्मूलन, जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जिस तरह से हम जंगल काट रहे हैं,
अतिचारण, हम पशुओं को चरा रहे हैं। अधिक उत्पादन करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। और प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, अचानक से बाढ़, ये सारा कुछ क्या कर रहा है? हमारे मिट्टी को बर्बाद कर सकता है। और उसके संरक्षण के उपाय है जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे। मल्च बनाना। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि मल्च क्या होता है? तो पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती, इसे मृदा आर्द्रता रुक जाती है। यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। देखिए वेदिका फॉर्म और ये समुच्चय जुताई। यहाँ पे समुच्चय रेखीय जुताई इस तरह से खेती किया गया है और वेदिका फॉर्म है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ क्रिया। भारत में जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मरुस्थलीय या पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जा सकती है? तो भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं को एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। यह एक क्रियाकलाप है जिसको आपको करना है, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ वेदिका फॉर्म, यहाँ पे दिया वेदिका फॉर्म, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है कि वेदिका फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है। ये चौड़े, समतल, सोपान और वेदिका तीव्र ढालों में बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इसे पृष्ठीय प्रवाह को मृदा अपरदन कम होता है। दूसरा, समुच्चय रेखीय जुताई। ये एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाएं के समान अंतर के जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्रकृति से अवरोध का निर्माण करती है। और रक्षक मेलिकाएं तटीय क्षेत्र प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष की कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये 3 हमारा दिया हुआ है। यहाँ देखिए वेदिका फॉर्म ये कहाँ है? जहाँ चौड़ा और समतल जगह हो वहाँ पर इस तरह की खेती को बताया जाता है ताकि इसके मिट्टी अपरदन को रोका जाए। और ये देखिए ये अक्सर पहाड़ों पे किया जाता है और इस तरह से बनाया जाता है ताकि यहाँ के जो पानी वो उसे पानी को प्रकृति रोक सके और उसे जुताई के लायक बना सके। नहीं तो ये पानी ऊपर से पहाड़ से नीचे ढल के सीधे ही चला जाएगा। और रक्षक मेलिकाएं, इस तरह का रक्षक मेलिकाएं किसे बोलते हैं? जो इस तरह से लगातार एक लाइन में पेड़ लगाए जाते हैं। और ये कहाँ पे किया जाता है? तटीय और शुष्क प्रदेशों में जहाँ पवन की गति वृक्षों कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, ताकि जो पेड़ का जड़ है वो मिट्टी को पकड़ कर रख सके। समुच्चय रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो समुच्चय रेखाएं हैं, रोधिकाएं हैं, उसके लिए क्या करें? पत्थर, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्रियाकलाप है वो देख लीजिएगा। क्या बता रहा है कि एक ही आकार के ब 2 लीटर लीजिए ट्रे, अंत में 6 छेद बनाएं और इनमें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। इसमें बराबर मिट्टी से भर दीजिए। अर्किटिक मृदा को खाली करके छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उगाकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे के ऐसे रखिए कि वो एक ढाल के ऊपर 2 ट्रे के बराबर ऊंचाई से है। मग में से जल डालें तो दोनों ट्रे के 2 अलग अलग डिब्बाओं में एकत्रित करें। तुलना करें और प्रत्येक ट्रे में कितनी मृदा बह गई। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है और जिसके माध्यम से बताया गया है कि हम मिट्टी के जड़ को कैसे पकड़ करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ट्रे लिया गया, दोनों में मिट्टी डाला गया। एक में पौधे उगाए गए, एक में पौधे नहीं उगाए गए। उसके बाद दोनों ही से मग में जल डाला जा रहा है। इसमें देखिए जिसमें मिट्टी नहीं है वो पानी लगातार आ जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा। मिट्टी कम बह रही है, इसके साथ ये मिट्टी ज़्यादा बह रही है क्योंकि इसमें कोई भी पेड़ नहीं लगा हुआ। इसके साथ मिट्टी कम बह रही है क्योंकि इसमें पेड़ लगा हुआ। और हम ये हमेशा से जानते आए हैं कि जो पेड़ की जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब चट्टान बांध क्या होता है? ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं। यहाँ चट्टान बांध क्या है?
जल के प्रवाह को कम करते हैं और नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं, यानी कि जो मिट्टी अपने साथ बहा के पानी ले जाती है उसको रोकते हैं। बीज की फसल को उगाना। वर्षा दोहन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को एकाकार कतरों में उगाई जाती है। अब हम दूसरे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम यहीं पे ये टॉपिक छोड़ रहे हैं। थैंक यू।